Students, in this video lecture we are going to discuss about network operating system and distributed operating system. Okay, so let's start with network operating system. Now, what is network? Network means a connection. Okay, a connection. When two or more computers are connected to each other via communication line or wireless media, then this connection is known as a नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं केबल के थ्रू या किसी वायरलेस मीडिया के थ्रू, तो इसे कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क. और फिर ये नेटवर्क में जो कंप्यूटर होते हैं, नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ओएस है जो कि नेटवर्क के लिए यूज़ होता है. पूरे के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है. So this type of operating system, that means network operating system, runs on a server. They have a main centralized server, and server is provided with the capability to manage data, security, application and other function. That means server is main core part of the network. Okay, it is main part of the network and it controls all other computers and activities and whole communication between the network. So this type of operating system, okay, that means the network computers which are connected to each other in a network. So this type of OS that is used in network operating system, they allow us to share files, resources means device that are attached to computer, printer, hard CD, okay, scanners, this type of resources, file as well as any information and data. So we can share any kind of information and resources using network operating system. Okay, over a private network, over a small network which is created. Okay, so इसका पर्पस क्या था? पर्पस था फाइल्स या इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाना. तो इस तरीके के जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनमें ये किस पे रन करते हैं? सर्वर पे. सर्वर इनका मेन पार्ट होता है जो कि सारे के सारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, यूज़र्स को और बाकी के कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं उनको क्या करता है? हैंडल करता है, सारे नेटवर्किंग फंक्शंस को मैनेज करता है. ठीक है, इनका जो पर्पस था, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का जो पर्पस था वो था जितने भी फाइल्स हैं, प्रिंटर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, किसी भी तरीके के एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और कम्युनिकेशन है, वो हो पाए पूरे के पूरे नेटवर्क में. ओके, सब कोई एक के पास एक्सेस हो उसका, आपस में वो लोग क्या कर सके? इन चीज़ों को शेयर कर सके. अब क्या होगा कि अगर 5 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनमें किसी एक के पास CPU है, किसी एक के पास प्रिंटर है, तो पांचों के पांचों कंप्यूटर उस प्रिंटर को यूज़ कर पाएंगे. ओके, इसी तरीके से किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, तो बाकी के सारे कंप्यूटर भी उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे. एक बार में सबके साथ फाइल शेयर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है. ओके, इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया गया था. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कि इसमें जो यूज़र होता है वो फुल्ली अवेयर होता है कॉन्फ़िगरेशन से कि
मेरा जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है, जिस कनेक्शन को वो यूज़ कर रहा है, जिस नेटवर्क को वो यूज़ कर रहा है, उसमें कितने कंप्यूटर्स हैं और कौन कौन से यूज़र्स उसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उनका इंडिविजुअल कनेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता था। इसलिए इस तरह के कंप्यूटर्स को टाइटली कपल्ड सिस्टम भी बोलते थे, क्योंकि ये फिक्स्ड होते थे, सबको एक दूसरे के बारे में पता होता था। ओके, हम लोग इसको समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। ये है एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये क्या है, मेन सर्वर, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कंप्यूटर है, यानी कि 4 यूज़र हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, ये चारों इस सर्वर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। दैट मीन्स इनका क्या क्रिएट हो गया, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब ये चारों जो है वो इंफॉर्मेशंस को, रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। अगर इसके पास कोई एक डिवाइस है तो उसको ये चारों एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन सर्वर है, ये सबसे क्या है, सेंट्रलाइज पार्ट है, यही सबको मैनेज कर रहा है, क्लियर, यही सबको मैनेज कर रहा है और सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है एंड ऑपरेट कर रहा है। तो यही क्या है, एक नेटवर्क, इसमें इससे ज़्यादा कंप्यूटर्स भी हो सकते थे, यहाँ पे भी एक और यूज़र हो सकता था, इधर भी हो सकता था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जितना भी नेटवर्क क्रिएट बने, नेटवर्क तो पहले क्रिएट होता है, तो लोग अवेयर होते हैं कि कितने यूज़र्स हैं, कितने क्लाइंट हैं, और उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क का, उससे वो अवेयर होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने का, कि इसमें जो सेंट्रलाइज सर्वर था, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था, वो बहुत ही क्या होता था, स्टेबल होता है। ओके, वो हाईली स्टेबल होता है, और इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो सर्वर के थ्रू हैंडल होता है। तो सिक्योरिटी जो है वो सर्वर के थ्रू हैंडल होता है एंड सर्वर बहुत ही स्टेबल होता है, तो इसलिए सिक्योरिटी के पर्पस से ये क्या है, अच्छा है। और इसमें कोई भी नई टेक्नोलॉजीज आती है या हार्डवेयर आते हैं, कुछ ऐड करने, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो ईज़िली क्या हो सकते हैं, इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा नेटवर्क होता है, आपको पता है कि कितने कंप्यूटर्स हैं, तो कोई सी भी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, क्योंकि लिमिटेड कंप्यूटर्स हैं, लिमिटेड क्लाइंट है, एक छोटे एरिया में ये नेटवर्क क्रिएट किया गया, तो उसमें इसको अपग्रेड करना ईजी होता है। देन इसका फोर्थ एडवांटेज था कि इसमें सर्वर का जो एक्सेस है वो रिमोटली होता है फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सर्वर जो है वो डिफरेंट लोकेशन से और डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, ठीक है, अगर अलग भी हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या था कि सर्वर जो है, जो इसका मेन सेंट्रलाइज पार्ट होता है, वो क्या है, बहुत ही कॉस्टली होता है। देन इसमें क्या है, यूज़र को सेंट्रल लोकेशन के लिए क्या होना होगा, वो सेंट्रल लोकेशन पे डिपेंड करेगा अपने मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि वही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वही मैनेज करता है, तो यूज़र को सेंट्रल लोकेशन पे डिपेंड होना होगा। और अगर किसी तरीके से वो सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल सर्वर जो है वो अगर ख़राब हुआ, तो पूरा का पूरा नेटवर्क वर्क नहीं करेगा, सारा का सारा नेटवर्क ही काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और इसमें जो है मेंटेनेंस और अपडेट्स जो है वो रेगुलरली करते रहने पड़ते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Unix, Linux, Mac OS, Novel NetWare and BSD etc. ओके, इस तरीके के OS का आप देख सकते हो, बहुत सारी कैफ़ेज़ में यूज़ हुआ होता है या ऑफिस वगैरह में यूज़ हुआ होता है। ओके, सो नाउ
let's discuss about distributed operating system. Okay, distributed operating system, ये जो था वो एक एक्सटेंशन था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या, एक छोटे से एरिया में, मतलब किसी भी लोकल एरिया में ही नेटवर्क क्रिएट करके और फिर फाइल्स या कम्युनिकेशंस को अलाउ किया जाता था. फिर इनको इन्हेंस किया गया कि अगर अलग अलग लोकेशंस में भी हो कंप्यूटर्स, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके, रियल टाइम एप्लीकेशंस को शेयर कर सके और मल्टीपल्स यूज़र यूज़ कर पाएँ उसको. तो इसके लिए फिर आया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, और ये जो था ये बहुत ही अभी एक अच्छा एडवांसमेंट था पूरे वर्ल्ड के लिए, और अभी पूरे वर्ल्ड में इसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जा रहा है. ओके, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स, ओके, मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स, सीपीयूज को एक दूसरे से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क. ओके, यूजिंग एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक कम्युनिकेशन वायर्स और वायरलेस मीडिया. और ये जो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं उनकी अपनी मेमोरी यूनिट होती है और अपना सीपीयू होता है. तो सारे जो भी अलग अलग जगह पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम होंगे. ओके, किसी का भी कोई भी एक सीपीयू को शेयर नहीं करेंगे, बल्कि सबका अपना अपना प्रोसेसर होगा सबके पास और अपना अपना मेमोरी यूनिट होगा. और ये बस कनेक्टेड रहेंगे, ये किसी भी जगह पे लोकेटेड हो सकते हैं. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ओवर अ लार्ज एरिया, अलग अलग एरिया में फैले हुए होंगे और बस एक दूसरे से किसी भी केबल या किसी भी मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. ठीक है, सारे के सारे इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो. तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उनको बोला जाता है लूजली कपल्ड सिस्टम. ओके, क्योंकि ये सब अलग अलग जगह पे हैं और कोई भी अवेयर नहीं है कि एक्चुअली कौन कहाँ पे है, कितने सिस्टम वहाँ पे हैं. हो सकता है यहाँ पे 5 हो, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर 4 हो, तो कोई भी एक दूसरे से अवेयर नहीं है, इसलिए इसको लूजली कपल्ड सिस्टम बोला जाता है. या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ओवर अ एंड लार्ज एरिया. ठीक है, और जितने भी प्रोसेसर्स रहते हैं उनका साइज भी डिफ़र होता है और फंक्शन भी डिफ़र होता है. ज़रूरी नहीं है कि वो सब कोई सेम साइज के हो, अपने अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उनका साइज़ और फंक्शंस अलग रहता है. और वो लोग क्या करते हैं, इतने सारे जो मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स हैं वो सर्व करते हैं मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूज़र्स को मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन वो सर्व करते हैं. ठीक है, मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन, एक साथ रियल टाइम में मल्टीपल यूज़र्स एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं. इसका जो मेजर बेनिफिट होता है वो होता है कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हमेशा पॉसिबल है कि यूज़र फाइल या सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके विच आर एक्चुअली नॉट प्रेजेंट ऑन हिज सिस्टम, जो उसके सिस्टम पे ना हो, बट हो सकता है वो किसी और सिस्टम में हो जो उससे कनेक्टेड हो उस नेटवर्क में. हो सकता है वो दूसरे सिटी में वो फाइल हो जो इस सिटी से कनेक्टेड हो और वो उसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो इसमें रिमोट एक्सेस जो था वो इस नेटवर्क में क्या था, इनेबल्ड था. मतलब कोई भी कहीं पे भी हो, अगर वो इस नेटवर्क में कनेक्टेड हो, कितने भी दूर में, कितने भी रिमोट में हो, ठीक है, पूरे के पूरे नेटवर्क के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर? हम लोग इसको समझते हैं इस डायग्राम से. ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके,
ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसर है। इसके पास अपना सीपीयू और मेमोरी कार्ड सबके मेमोरी यूनिट सबके पास होगा, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसर है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसर है। ठीक है, एक ऑटोनोमस है, जिसके पास अपना खुद का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कंपलसरी वो है, तो सीपीयू मेमोरी यूनिट सबके पास होगा। अब इसके पास एक हार्ड डिस्क भी है। ओके, ये हो सकता है किसी एक सिटी में। नेक्स्ट, ये दूसरा ऑटोनोमस प्रोसेसर है, इसके पास सीपीयू है, मेमोरी यूनिट है। ये तीसरा है, ये तीसरे सिटी में है। ये चौथा है, ये किसी और जगह पे होगा। एंड ये फिफ्थ, ये किसी और जगह पे होगा। किसी के पास हार्ड डिस्क है, किसी के पास नहीं है। ये सभी कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क में, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में। ठीक है, तो सभी क्या कर सकते हैं, अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं इस पूरे के पूरे नेटवर्क में। कोई भी किसी के भी फाइल को एक्सेस कर सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ओके, और ये सभी क्या कर सकते हैं, इसको कोई अलग यूज़र यूज़ कर सकता है, इसको अलग यूज़र, और ये सभी रियल टाइम एप्लीकेशन भी सर्व कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे चीज़ों पे एक ही एप्लीकेशन रन करे रियल टाइम में। ओके, जैसे हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है एसएससी का, ओके, रेलवे का, जो कि अलग अलग जगह पे क्या होता है, एक ही साथ वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे कि अगर कोई भी एक नेटवर्क जो है, कोई भी एक यूनिट इसका फेल होता है, ख़राब होता है, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि नेटवर्क में था, अगर एक सर्वर ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल। ठीक है, बट इसमें अगर कोई एक यूनिट, किसी एक सिटी वाला कंप्यूटर, एक यूनिट जो है वो ख़राब हुआ, तो पूरे के पूरे बाकी के नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके कम्युनिकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है। सबके पास अपना सीपीयू है और अपना मेमोरी यूनिट है। ओके, इसने क्या किया, स्पीड अप कर दिया एक्सचेंज ऑफ डेटा को विथ वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल्स के हेल्प से इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो था, कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, बिल्कुल स्पीड अप कर दिया, इंक्रीज हो गया। डेटा एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। देन इसमें क्या था, रिसोर्सेज इसमें शेयर होते थे, इसीलिए कंप्यूटेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया एंड ड्यूरेबल भी हो गया, क्योंकि इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग शेयर कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक नेटवर्क में क्रिएटेड है, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, उनको शेयर किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो भी वर्किंग था वो बहुत ही फास्ट हो गया एंड लंबे समय तक के लिए ये इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें होस्ट कंप्यूटर का जो लोड था वो कम हो गया। जो मेन होस्ट कंप्यूटर होता है, जो कि क्या होता है, जैसे सर्वर होता था मेन, उसी तरीके से जो होस्ट कंप्यूटर है, जो बाकी के पूरे नेटवर्क को सर्व करेगा इन्फॉर्मेशन, उसका लोड कम हो जाता है, रिड्यूस हो गया, क्योंकि सभी के पास अपना अपना मेमोरी यूनिट है, सभी के पास हार्ड डिस्क हो सकता है, सभी इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ से लोड रिड्यूस हो गया। और क्या, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो ईज़िली स्केलेबल होते हैं। ओके, मतलब इसमें ईज़िली कोई भी सिस्टम को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, लूजली कपल्ड है, तो इसमें कहीं पे भी किसी भी सिस्टम को ईज़िली ऐड करा जा सकता है। और डेटा प्रोसेसिंग जो था, उसमें जो डिले होता था वो भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि सबके पास अपना अपना सीपीयू है, तो कोई उसको मेन होस्ट से लेने की ज़रूरत नहीं है, सीपीयू शेयर नहीं होगा, सबके पास उसको जाना नहीं होगा, सबके पास अपना अपना है, इसीलिए जो डेटा प्रोसेसिंग रेट है वो रिड्यूस हो गया, जो डिले होता था डेटा प्रोसेसिंग में वो रिड्यूस हो गया, और डेटा प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो गया। ठीक है, मतलब
प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होने लगा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या थे कि अगर मेन नेटवर्क जो है वो अगर फेल हो गया तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जो इसका होस्ट कंप्यूटर है जहाँ से मेन सर्वर जो है वो अगर फेल हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह के नेटवर्क सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए, वो जो लैंग्वेज है जो यूज़ होता है वो अभी तक वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, उस पर अभी भी वर्किंग हो रही है, एक अच्छे लैंग्वेज के लिए अभी भी वर्किंग हो रही है। और इस तरीके के जो सिस्टम है वो क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इनको इस्टेब्लिश करना बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये अभी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो इनका बहुत ही जब बड़े बड़े चीज़ों में यूज़ किया जाता है तो इस तरह के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये इसके डिसएडवांटेज थे। इसका एग्जांपल है लॉकस। ओके, तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर्पस क्या था इनको बनाने का और इससे फ़ायदा क्या हुआ और इनके डिसएडवांटेज क्या है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।